हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जमीन और सोना कभी धोखा नहीं देते। चलिए देखते हैं कितना सच है। कल्पना कीजिए, साल 2005, आपके पास है 5 लाख रुपए। आपके सामने एक बड़ा फैसला है। आपका एक दोस्त कहता है, भाई गांव के बाहर एक सस्ता सा प्लॉट ले लो, बहुत फ्यूचर है। दूसरा दोस्त कहता है, अरे नहीं यार, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, लमसम या एसआईपी शुरू कर दो। लेकिन आपने उस साल प्लॉट ले लिया और अब 20 साल बाद 2025 में आप उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एक खरीदार, दलालों के चक्कर लगा रहे हैं, रजिस्ट्री पेपर वर्क का सिरदर्द झेल रहे हैं। और वो दोस्त जिसने म्यूचुअल फंड्स चुना था, वो शायद आज आराम से बैठा अपने रिटर्न्स की चेकिंग कर रहा है, वो भी एक क्लिक पर। सवाल ये है, क्या आपका वो फैसला गलत था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ टेकी चैनल पर, जहां हम पैसों की पूरी ए से जेड तक बात करते हैं। और आज का टॉपिक शायद हर इंडियन के दिमाग में चलने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जंग, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। आज हम सिर्फ थियोरीज नहीं देंगे, हम एक रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे। 5 लाख रुपए का प्लॉट बनाम 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स, और हमारा टाइम फ्रेम है पूरे 20 साल। हम देखेंगे लिक्विडिटी, मेंटेनेंस, रिटर्न्स, रिस्क, टेंशन, हर एक पहलू को। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले 20 साल बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। राउंड 1, द स्टार्टिंग लाइन। दोस्तों, शुरुआत दोनों की 5 लाख रुपए से हो रही है, लेकिन यहीं पर पहला बड़ा अंतर आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट की। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप एक प्लॉट देखते हैं, लेकिन 5 लाख सिर्फ प्लॉट की वैल्यू है। इसमें आपको और खर्चे जोड़ने होंगे, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। ये खर्चे अलग से होते हैं, जो आपके शहर पर निर्भर करता है। कम से कम 5 से 7%, यानी 25,000 से 35,000 रुपए एक्स्ट्रा। लॉयर फीस और ब्रोकरेज अलग से, यानी प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने और दलाल को कमीशन के लगभग 10 से 15,000 रुपए। तो टोटल इनिशियल आउटले हुआ लगभग 5,50,000 रुपए, और ये पैसा एक मुश्त लंप सम देना है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यहाँ आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप 5 लाख एक साथ लंप सम के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके। लेकिन हम लंप सम इन्वेस्ट करेंगे तभी सही कंपैरिजन रहेगा। आपका पैसा सीधे नैव, नेट एसेट वैल्यू में यूनिट्स खरीदने में लग जाता है। 5 लाख रुपए में आपको 5 लाख रुपए के नैव यूनिट्स मिल जाएगी। 5 लाख रुपए पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी, जो होगी 25 रुपए, जो कि है 0.005%। और अगर एक्सपेंस रेशियो 0.5% माने तो 20 साल में ये लगेगा लगभग 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हमने पहले ही पे कर दिए, जो 20 साल में डिडक्ट होते, कैलकुलेशन को इजीली समझने के लिए। सो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ भी हुआ 5,50,000 रुपए। अब शुरू करते हैं राउंड 2, द ग्रोथ गेम। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दोनों में ग्रोथ का तरीका बिल्कुल अलग है। प्लॉट के ग्रोथ की बात से शुरू करते हैं। प्लॉट की कीमत बढ़ती है कैपिटल अप्रिशिएशन से, यानी जैसे जैसे उस इलाके का डेवलपमेंट होता है, डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है। ये ग्रोथ लीनियर या फिर कभी कभी एकदम से हो सकती है। जैसे अगर उसके पास कोई मेट्रो आ गई या कोई बिग कंपनी आ गई, तो कीमतें रातों रात छलांग लगा सकती हैं। लेकिन ये पूरी तरह से लोकेशन और लक पर निर्भर करता है। 20 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये कोई गारंटी नहीं है। एवरेज रिटर्न असम्पशन की बात करें तो, यानी हम मानकर चलते हैं कि एक अच्छे लोकेशन में प्लॉट का रिटर्न सालाना 10 से 12% रहता है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक असम्पशन है। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ग्रोथ की। यहाँ ग्रोथ आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। आपका पैसा कंपनियों के शेयरों में लगता है। जैसे जैसे कंपनियां प्रॉफिट्स बनाती हैं, उनके शेयर की कीमत बढ़ती है, और फिर आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू यहाँ काम करता है। मार्केट जब डाउन होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जब मार्केट अप होता है तो आपके पहले के यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इक्विटी एवरेज रिटर्न असम्पशन की। हम मान के चल रहे हैं कि हमने फ्लेक्सी कैप फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, जिसका लंबे समय का एवरेज रिटर्न 14 से 16% पर एनम रहता है। तो दोस्तों, यहां पर कंपाउंडिंग का जादू म्यूचुअल फंड्स को एक बड़ा एडवांटेज दे देता है, खासकर लंबे समय में।
चलिए अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ, द हिडन चैप्टर्स। दोस्तों, एज दे से डेविल इज इन द डिटेल्स, और ये डिटेल्स ही आपका नेट रिटर्न तय करती है। बात शुरू करते हैं प्लॉट के हिडन कॉस्ट से। सबसे पहले प्लॉट पर ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, यानी हर साल नगर निगम को यह टैक्स देना होता है। चाहे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 20 साल में काफी जमा हो जाता है। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की बात आए तो प्लॉट को इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए बाउंड्री वॉल बनवानी पड़ सकती है। कभी कभी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। ये एक बार का बड़ा खर्च होता है। फिर बात आती है इन्फ्लेशन इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, यानी अगर 20 साल बाद जब आप घर बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज से कहीं ज्यादा होगी। ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर सामने आती है बेचते समय का कॉस्ट, यानी ब्रोकरेज, दलाल को 2 से 3% कमीशन। टैक्स की बात आए बेचते समय तो, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, LTCG टैक्स, यानी अगर प्लॉट 2 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको 20% टैक्स देना होगा इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके टैक्स कम लगेगा, फिर भी टैक्स है, देना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के हिडन कॉस्ट्स के बारे में। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी को मिलने वाला एनुअल फी है जो आपके नैव में से ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ये 1-2% के आसपास तक जा सकती है 20 साल में। यही सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट है। फिर आता है एग्जिट लोड। अगर आप कुछ सालों से पहले यूनिट्स बेचते हैं तो एक छोटा सा चार्ज लगता है। हर म्यूचुअल फंड का यह अलग अलग होता है। फिर बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगने वाले टैक्स की। LTCG टैक्स लगता है 1 साल बाद बेचने पर। 1,25,000 रुपए के प्रॉफिट पर ईयर से ऊपर की गेन पर 12.5% टैक्स लगता है। बाकी और कोई कॉस्ट नहीं होती म्यूचुअल फंड्स में। नो मेंटेनेंस, नो सिक्योरिटी, नो ईयरली टैक्सेस। अब चलते हैं राउंड 4 की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अब सवाल ये है कि अगर आपको 10 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा। बात शुरू करते हैं प्लॉट की लिक्विडिटी से। प्लॉट में लिक्विडिटी बहुत कम है, वेरी लो लिक्विडिटी है। प्लॉट बेचना कोई 2 दिन का काम नहीं है। सही खरीदार ढूंढने में महीने साल तक लग सकता है। जल्दबाजी में बेचोगे तो कम दाम में बेचना पड़ सकता है। ये एक इलिक्विड एसेट है। अब बात करते हैं म्यूचुअल की लिक्विडिटी की। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई लिक्विडिटी है इनमें। आपको जब भी पैसे चाहिए आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक क्लिक पर बेच यानी रिडीम कर सकते हैं। पैसा आमतौर पर 2-3 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यह एक हाईली लिक्विड एसेट है। इस राउंड का विनर भी साफ है। म्यूचुअल फंड्स क्लियरली विनर रहा इस केस में। चलिए अब शुरू करते हैं राउंड 5, रिस्क एनालिसिस। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती। आइए दोनों के रिस्क समझते हैं। बात शुरू करते हैं प्लॉट के रिस्क से। सबसे पहले प्लॉट में टाइटल डिस्प्यूट और लीगल इश्यूज रहते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है। कहीं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं। लेने के बाद अगर कोई और ओनरशिप क्लेम कर दे तो क्या होगा। ये केस सालों कोर्ट में चल सकता है। फिर बात आती है लोकेशन रिस्क की, यानी अगर एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो पैसा 20 साल तक वहीं पड़ा रह सकता है बिना रिटर्न के। प्लॉट लेने पर कोई रेगुलर इनकम नहीं है, यानी प्लॉट से आपको कोई रेंटल इनकम नहीं मिलती, पैसा लॉक्ड पड़ा रहता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिस्क्स के बारे में। सबसे पहले मार्केट रिस्क, यानी यह सबसे बड़ा रिस्क है। शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा डूबा हुआ भी दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 20 साल में इक्विटी मार्केट ने हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फिर बात आती है फंड मैनेजर रिस्क की। अगर फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए एक अच्छा प्रूवन फंड चुनना जरूरी है। रिस्क के मामले में प्लॉट का रिस्क लीगल और कॉन्सेंट्रेशन का है, जबकि म्यूचुअल फंड्स का रिस्क मार्केट वॉलेटिलिटी का है। अब चलते हैं फाइनल शोडाउन की तरफ, फिनाले की तरफ, यानी 20 साल बाद का कैलकुलेशन। चलिए अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। साल 2005 से 2025 तक का सफर, मल्टी बैगर स्टॉक्स फंड्स के रिटर्न्स और रातों रात प्रॉपर्टी के रेट 3-4 गुना होने वाले रिटर्न्स इस कैलकुलेशन में मैं नहीं ले रहा हूं। जो एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न्स है वही मान के चले गए। प्लॉट की बात से शुरू करते हैं। इनिशियल कॉस्ट लगी थी हमारी 5,50,000 रुपये। अस्यूम्ड एनुअल रिटर्न हम मानते हैं 11%। यह ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न है। फ्यूचर वैल्यू 20 साल बाद होगी लगभग 44,50,000 रुपए।
बेचते समय मान लेते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद इफेक्टिव टैक्स रेट 15% है। प्रॉफिट हुआ आपका 44,50,000 माइनस 5.5 लाख यानी 39 लाख रुपए। इस पे 15% टैक्स हुआ 5,85,000 रुपए। सेल करने पर आपको ब्रोकरेज देनी होगी 2% यानी 89,000 रुपए। नेट अमाउंट इन हैंड होगा लगभग 37,75,000 रुपए। कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। चलिए अब चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की कैलकुलेशन की तरफ। बेचते समय पर 20 साल बाद 15% के रेट पर 5,50,000 रुपए हो जाते हैं, लगभग 90 लाख रुपए। यानी आपका प्रॉफिट हुआ 90 लाख रुपए माइनस 5,50,000 रुपए इक्वल टू 84,50,000 रुपए। अब हम LTCG टैक्स कैलकुलेशन करते हैं 12.5% के हिसाब से। एग्जेम्पशन हमें मिलेगा 1,25,000 रुपए। अब टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 84,50,000 रुपए माइनस 1,25,000 रुपए यानी 83,25,000 रुपए। अब इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से। हमारा टैक्स आएगा 10,40,625 रुपए। नेट इन हैंड अमाउंट जो आएगा वो होगा 90 लाख रुपए माइनस 10,40,625 रुपए आएगा 79,59,000 रुपए। ये कैलकुलेशन भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखा आपने, उड़ गए होश। ये अंतर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और SIP का। एक तरफ 37,75,000 रुपए, दूसरी तरफ 79,59,000 रुपए। ये नंबर्स शॉकिंग लग सकते हैं लेकिन यही हिस्टोरिकल डेटा की रियलिटी है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? प्लॉट अच्छा विकल्प है अगर आपको लीगल नॉलेज है या एकदम साफ टाइटल की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, या आपका मकसद सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन है, या आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं चाहिए है इस प्लॉट से, या आप उस पैसे को लंबे लंबे समय के लिए भूल सकते हैं, या आप डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर अपनी पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को शामिल करना चाहते हैं। अगर आप इन बातों से अग्री करते हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्यों बेहतर है। अगर आप एक कॉमन इन्वेस्टर हैं जिसे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज का ज्ञान नहीं है, आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, या आपको लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए, या आप लॉन्ग टर्म में शानदार वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, या आपके पास एक बड़ी लंप सम रकम नहीं है लेकिन रेगुलर मंथली सेविंग्स हैं। अगर आप SIP से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। प्रॉपर्टी सुरक्षित नोशनल एसेट है लेकिन फाइनेंशियल वेल्थ बनाने में म्यूचुअल फंड्स कहीं आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी मत खरीदो। रहने के लिए या डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी अच्छी है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थ्रू इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और एक्सेसिबल टूल है। ज़रा सोचिए, 20 साल बाद आपकी फैमिली पूछ रही होगी, काश पापा ने प्लॉट खरीदा होता तो आज इतनी वैल्यू का होता, या काश पापा ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होता तो आज हमारे पास इतना पैसा होता। आप क्या चुनेंगे, प्लॉट या म्यूचुअल फंड्स, और क्यों? अब आप कमेंट करके बताइए। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई। शेयर कीजिए उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जो इस कंफ्यूजन में हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।